हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक उम्मीद मैं ये करती हूँ कि आपने मेरी पिछली सारी क्लासेस देखी होंगी। ओके, और सबसे बड़ी उम्मीद मेरी ये है कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। हमने ये सफर अभी शुरू किया है, ठीक है, क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, उसको जो है हम आगे लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे 2 टॉपिक जो हैं वो उसमें बचे हैं। हमने क्या क्या टॉपिक उसमें पढ़ लिए हैं वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए, हमने जो है पहला टॉपिक पढ़ा था उसमें मानचित्र, ठीक है। मानचित्र के बाद हमने मानचित्र के प्रकार देखे थे, मानचित्र के घटक हमने देखे थे, ठीक है। हमने एक स्केल के बारे में पढ़ा था, पृथ्वी का मानचित्रण हमने पढ़ा था, जिसमें बहुत मजा हमें आया था। आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं, मैंने पृथ्वी का मानचित्रण और अक्षांश जो है वो हम लोगों ने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़े थे, ठीक है। हमने अक्षांश को भी कवर कर लिया था, तो ये जो था ये सब कुछ हम कवर कर लिए थे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है देशांतर भैया। तो ये जो 2 भाई थे, अक्षांश भैया और देशांतर भैया, इनको, अक्षांश भैया को तो हमने निपटा चुके थे, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको यहाँ तक ये सब पढ़वा दिया था। अभी आने वाला है देशांतर, एंट्री हो गई है भाई साहब देशांतर भैया की, टन टन। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, ताकि आपको एनसीईआरटी की जो भी फरमाइश है, उन्होंने जो कुछ भी फरमाया है, जो भी कहानी सुनाई है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सब आपको क्या दिख रहा है मुझे ये बताइए, ठीक है। तो ये जो है ना, हम ये कह सकते हैं ये हमारी पृथ्वी दीदी हैं, ठीक है। ये हमारी कौन है? पृथ्वी दीदी, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। या फिर हम कह सकते हैं ये है ग्लोब, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे एक स्टैंड लगा दूं तो ये ग्लोब बन जाएगा। अब आप इसमें समझने वाली क्या बात है वो आप देखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बताई थी, ठीक है। तो पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर क्या होता है, अक्षांश और देशांतर, ये 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, ठीक है। एक होती हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखा, ठीक है, और एक होती हैं देशांतर रेखाएं। अब मुझे आप जल्दी से ये बता दीजिए कि इनमें से अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं। मैंने आपको बताया था जो पसरी पड़ी हुई हैं ये कौन सी हैं, ये हैं आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। और जो खड़ी लाइन है ये आपकी कौन सी हैं, ये आपकी हैं देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये आपके आ जाएगा दूसरे कलर से, ठीक है, देशांतर रेखाएं, ठीक है भैया। यहाँ तक आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये वाली जो लाइनें होती हैं अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो खड़ी लाइन है वो कौन सी होती है, देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक आ गई थी बात समझ में। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जो अक्षांश रेखा होती है सबसे बड़ी जो होती है वो होती है 0 डिग्री, ठीक है, जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच में होती है। मैंने आपको इसका उदाहरण लेके समझाया था। ये वाली जो है ये होती थी 0 डिग्री एकदम, ठीक है, जो कि पृथ्वी के एकदम बीचों बीच में होती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। बात आ गई थी अक्षांश के बारे में, मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, आप पिछली क्लास में जाके देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें देशांतर की, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, ये मैंने आपको बताया था। और पृथ्वी जो होती है वो अपने ध्रुवों पर ऐसे अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो ठीक है भाई, पृथ्वी ऐसे क्या है, घूमती है, सही घूम रही है ना, समझ रहे हो ना। तो पृथ्वी जो है वो घूमती है, ओके भैया। अब देखिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इसके 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। अब देशांतर रेखाएं क्या होती है वो मैं आपको समझा देती हूँ। हम छोटी वाली पृथ्वी से हमारी से समझेंगे, ठीक है। मैंने आपको चूड़ियों की सहायता से भी समझाया था भैया, एक और बार समझा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये जो है ना ये अक्षांश रेखाएं हैं। हाय, ये बॉल चाह रही है खेलना, आ जाओ बच्चों। हम क्या खेलेंगे आज, बैट बॉल खेलेंगे, फुटबॉल नहीं, क्योंकि इस वाली बॉल से हम बैट बॉल ही खेल सकते हैं। ये क्या है भाई, ये है अक्षांश रेखा, ठीक है। जो आड़ी है ना, आड़ी एकदम जो पसरी हुई है ना, और ये बीच में ये है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और एक लाइन में अगर इसमें खड़ी कर दूं तो ये है आपकी कौन सी रेखा, ये है आपकी देशांतर रेखा। ये वाली जो चूड़ियां है ना भाई, नाटक कर रही हैं आज, ये है आपकी देशांतर रेखा। अब देखिए आप थोड़ा ना समझिए, ठीक है, चूड़ी पे और गेंद पे नहीं जाइए, जो कॉन्सेप्ट है ना उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये वाली जो है ना जो पूरा वृत्त बना रही है ये आपकी अक्षांश रेखा है, और जो खड़ी हुई है ना ये आपकी देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा का मतलब क्या हुआ, देशांतर रेखा जा रही है भाई यहाँ से और यहाँ, मतलब कि ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही है। मैंने यहाँ पे मार्कर से भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से और यहाँ, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और नीचे हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो देशांतर रेखा कहाँ जा रही है, उत्तरी ध्रुव से नीचे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि भाई ठीक है, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो तो पूरा पूरा व्रत बना रही थी, इस तरीके से पूरा पूरा व्रत बना रही थी। और मैंने ये बताया था कि सबसे बड़ा जो व्रत होता है वो कौन सा होता है, विषुवत व्रत होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे व्रत का साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है। ये बताया था मैंने, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है, हर पॉइंट पे उनकी दूरी बराबर होती है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देशांतर रेखाएं जो होती है ना वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाती है, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, मतलब कि सिर्फ इतना,
सिर्फ इतना ही जाती है, ये पूरा चक्कर नहीं करती, इसलिए इसको हम अर्धवृत्त कहते हैं। जो तो देशांतर रेखाएं है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। ठीक है, ये हमारे बनाती हैं अर्धवृत्त, जबकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये हमारा पूरा वृत्त बनाती हैं। इतना आपको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, कि देशांतर रेखाएं जो होती है वो अर्धवृत्त क्यों बनाती है, क्योंकि वो यहाँ से और यहीं तक की जाती है। ठीक है, केवल और केवल इनका काम है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव की तरफ मिलाना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, आप इसमें और क्या नोटिस कर पा रहे हैं? ठीक है, देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी भाई, अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है ना, ये क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, ये जो दूरी होती है ना, ये इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। इसमें आपको लग नहीं रहा होगा, इसमें लग रहा होगा कि नहीं नहीं मैडम गलत बोल रही, वो क्या थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इनकी जो दूरी है ना बिल्कुल बराबर होती है। लेकिन आप देशांतर रेखाएं देखें, ये जो है ना, देखिए एक ही पॉइंट पे यहाँ पर सारी की सारी मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इनकी जो सबसे ज्यादा दूरी होती है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, बीच में। फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाते हैं तो ऊपर जा करके ये सारी क्या है भाई, मिल जाती हैं, ये अलग नहीं रह पाती एक दूसरे से। ठीक है, तो ये सारी की सारी यहाँ पे मिल जाती हैं और नीचे जाके ये सारी की सारी यहाँ मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब बात देखिए कि ये जो है ना बीच में, ये होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं, प्रमुख यामोत्तर। ये सब चीजें अभी हम पढ़ेंगे थ्योरी में, मैं आपको क्या है एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, इस रेखा को हम प्रमुख यामोत्तर लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमुख यामोत्तर। और ये वाली जो रेखा है ना, ये कहाँ से गुजरती है, लंदन का एक शहर है ग्रीनविच। कौन सा शहर है, ग्रीनविच शहर। ग्रीनविच शहर में से आपकी यामोत्तर रेखा जो है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है इसी को हम प्रमुख यामोत्तर मानेंगे। अब ये प्रमुख यामोत्तर है ना, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, लंदन है, तो ये लंदन से होकर के गुजरती है। लंदन में एक शहर है, एक क्षेत्र है, उसका नाम है ग्रीनविच, वहां से ये लाइन गुजरती है, तो इसलिए हम इसको ग्रीनविच या फिर ग्रीनिच भी कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने ग्रीनिच लिखा है अभी न्यू एनसीईआरटी में। ठीक है, क्या लिखा है, ग्रीनिच। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ग्रीनिच रेखा बोल देंगे या फिर प्रमुख यामोत्तर बोल देंगे। कौन सी लाइन भाई, इसको। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर जो है ना, 0 डिग्री देशांतर इसको। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको हम भूमध्य रेखा कहेंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको हम प्रमुख यामोत्तर कहेंगे। बात आई या नहीं आई समझ में, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई देशांतर लाइन कौन सी होती है और अक्षांश लाइन जो है वो कौन सी होती है। अब इनका काम क्या है, मैंने ये बोला था, क्या जरूरत थी फालतू में ग्लोब पे ये जाल बिछाने की? अरे भाई जरूरत तो बहुत ज्यादा थी, ऐसे ही नहीं किसी के मन में आ गया। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, अभी हम बताएंगे। भाई टाइम की जरूरत पड़ती है, किसी की लोकेशन। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई शहर है, अब ये लाइन नहीं होती, रेखाएं नहीं होती, तो हम ढूंढते ही रहते कहाँ है कहाँ है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे किसी की एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि 0 डिग्री, अब देखिए 0 डिग्री के बाद क्या आ जाएगा, जैसे कि 15 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, इस तरीके से जो देशांतर रेखाएं होती है वो भी डिग्रीज में डिवाइडेड होती है। अब मान लीजिए मुझे पता है कि किसी जो देश की स्थिति है ना, अब यहाँ पे हम मान लेंगे जैसे 0 डिग्री है, यहाँ पे ये 30 है और ये 60 है। ठीक है, अब मैं कहूंगी एक ऐसा पॉइंट कि 60 और इसके अलावा मैं कहूंगी कि 15 डिग्री, भाई 60 और 15 डिग्री मतलब कि ये पॉइंट, मतलब मैंने आपको जो निर्देशांक बताए थे ना, वो निर्देशांक प्रणाली अब यहाँ काम आएगी कि हमको एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता चलेगी, उस शहर की, उस देश की। बात आ गई आपको समझ में? तो ये था अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं भैया, देखिए उस टाइम पे मैंने आपको ये बोला था बच्चों कि ये है हमारे सूरज भैया। सूरज भैया को पीले कलर से ले लेते हैं, थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगी है सूरज भैया की। हाँ जी भैया, सूरज भैया आ जाइए। ठीक है भैया, और इसको ले लेते हैं हम ब्लू, इसको ले लेते हैं येलो। ठीक है भाई, ठीक है भाई, येलो कलर से हम बना देंगे सूरज भैया को। ये हैं हमारे सूरज भैया। ठीक है, ये है सूर्य। और इसके बाद यहाँ पर हमारी आ जाती है पृथ्वी दीदी। पृथ्वी दीदी फिर से आ गई हैं, पृथ्वी दीदी पिछली क्लास में भी आई थी पृथ्वी दीदी। ठीक है भाई, अब आप ये देखिए सूरज के, अब मैंने आपको इसको लेकर भी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरीके से सूर्य की किरणें जो होती हैं वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। देखिए जो पृथ्वी होती है ना, वो अपनी धुरी पर तो घूमती है, जिस ऐसे तो घूमती है पृथ्वी। ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है, लेकिन पृथ्वी इस तरीके से घूमते हुए सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। ये फुटबॉल है ना, खेलने के लिए बोल रही है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मैं आपको बताती हूँ
कि किस तरीके से लगाती है। देखिए मैं 1 सेकंड के लिए पृथ्वी बन जाती हूँ, ठीक है। मान लो यार, समझना है आपको बहुत अच्छे से, ये क्या है, ये है आपका सूर्य, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये है सूर्य, अब मैं हूँ पृथ्वी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाऊंगी, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ मैं चक्कर लगा रही हूँ, इस तरीके से सूर्य के चारों तरफ मैं क्या कर रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ। लेकिन मैं अपनी धुरी पर तो घूमूंगी ना, मैं अपनी धुरी पर भी घूमती हुई सूर्य के चारों चक्कर लगा रही हूँ, मतलब इस तरीके से। आप समझ पा रहे हैं? मतलब ये देखिए, मैं अपनी धुरी पर भी घूम रही हूँ और सूर्य के चारों ओर भी मैं चक्कर लगा रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आई या नहीं आई बात? ठीक है, मतलब कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे घूमते हुए ऐसे 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 करके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बात आई समझ में? भाई अपनी धुरी पर भी घूम ही रही है, कंटिन्यूअस अपनी धुरी पर घूम रही है, ठीक है। और पृथ्वी की जो अपनी धुरी पर घूमती है, इसको हम क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। ये जो है पृथ्वी की दो है, मैं इतना सा घूमने में थक गई। आई एम सॉरी, ठीक है। ये है घूर्णन गति और एक है परिक्रमण गति। देखिए घूर्णन का मतलब क्या होता है, घूमना, मतलब पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूम रही है ना, वो तो पृथ्वी की घूर्णन गति है, ठीक है, जिसे पृथ्वी 24 घंटे में पूरा कर लेती है, ठीक है। पृथ्वी कितनी देर में पूरा कर लेती है इसको, 24 घंटे, ठीक है भैया। अब एक है परिक्रमण गति, इसको पूरा लगता है लगभग 1 साल, ठीक है। इसको कितना लग जाता है, 1 साल, ठीक है, परिक्रमण गति को। मतलब पृथ्वी अपनी धुरी पर तो घूम ही रही है, जैसे कि इस तरीके से एक चक्कर पूरा कर रही है 24 घंटे में, ठीक है, जिससे क्या होता है कि दिन रात बनते हैं। फिर एक होता है परिक्रमण गति, परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। इस तरीके से ये है भैया सूरज भैया, और पृथ्वी चल दी इनके चारों तरफ चक्कर लगाने, ठीक है। अभी पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी यहाँ आ गई, पृथ्वी यहाँ आ गई, पृथ्वी यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ठीक है। इस तरीके से पृथ्वी जो है पूरा एक चक्कर कर लेती है लगभग 1 साल में, और पृथ्वी अपनी धुरी पर तो घूम ही रही है। बात आ गई तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं, ठीक है। एक होती है पृथ्वी की घूर्णन गति, एक होती है पृथ्वी की परिक्रमण गति। तो ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई, पहले मुझे आप ये बताइए। तो देखिए ये जो पृथ्वी की दोनों गतियां हैं, ये हमने अच्छे से समझ ली हैं। अभी क्या है कि हम आगे जब पढ़ेंगे ना, तब धीरे धीरे और समझेंगे। ये मैंने आपको पहले बेसिक बता दिया है, ताकि जब हम लाइन पढ़े तो आप ये नहीं समझो भाई सब ऊपर से जा रहा है, क्या बोल रही है मैम, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। अभी हम साथ के साथ और समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि भाई हमने पिछली बार जो है अक्षांश को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अक्षांश हम पढ़ चुके थे भैया, कहाँ गया भाई, ओके ये तो नेक्स्ट पेज है, अभी हमें थोड़ा पीछे जाना है, यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, पूरा मैंने आपको समझा दिया था। अब हम बात करेंगे देशांतर भैया की, ठीक है भाई, देशांतर भैया आ गए, चलो भैया। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। अब देखिए आप ध्यान से सुनिए कि एनसीईआरटी हमसे क्या क्या फरमा रही है, हम एक एक लाइन को अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। हम इसको ले लेते हैं हमारे हाथ में, हमारी पृथ्वी को, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं, मतलब कि हमें इस ध्रुव से इस ध्रुव की तरफ जाना है, ठीक है भाई, चले जाएंगे। अब क्या है, ग्लोब का अवलोकन कीजिए, आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं। अब आप ये सोचिए भाई, मुझे जरूरी थोड़ी है कि मैं इसी पॉइंट से जाऊं, मैं तो किसी भी पॉइंट पे से चला जा सकता हूँ भाई, इधर से भी जा सकता हूँ, इधर से भी, मेरे को तो यहाँ से यहाँ पहुंचना है ना भाई, बराबर ही है टाइम तो। अब आप ये देखिए, यहाँ पे एक बार इस ग्लोब को देखिए, फिर यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या है। देखिए हम यूरोप से भी निकल सकते हैं, एशिया से भी निकल सकते हैं, हम अफ्रीका से भी निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जाना है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ठीक है। अब हम जा रहे हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप यूरोप होते हुए चले जाओ, आप सोचो भाई मैं तो यूरोप घूमता हुआ जाऊंगा, आप कहो नहीं 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 मेरे को तो अफ्रीका के जंगल में होके जाना है, ठीक है। तो आप अफ्रीका होते जाओगे, आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को तो एशिया होते हुए जाना है, तो आप एशिया होते हुए भी जा सकते हैं। इस तरीके से आप कहीं भी होते हुए, आप बोलो नहीं मेरे को तो उत्तरी अमेरिका होते हुए जाना है, तो आप इधर से उत्तरी अमेरिका होते हुए आ जाएंगे। मेन पॉइंट ये है, मेन मुद्दे की बात ये है कि आपको उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाना है। ओके दैट्स इट, आगे चल लेते हैं, ठीक है भाई। ये देखिए अब क्या है आगे, देशांतरीय यामोत्तर जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी उसको हमने क्या बोला था, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी ना ये वाली, इसको हमने क्या बोला था, विषुवत व्रत बोला था, क्योंकि ये अक्षांश रेखाएं पूरा व्रत बनाती हैं, तो इनको हम व्रत कहते हैं ना, विषुवत व्रत हमने बोला था, या विषुवत रेखा बोला था, या भूमध्य रेखा बोला था, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो देशांतर रेखा है उसको हम क्या बोलेंगे, देखिए सॉरी,
अब यह है कि आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान ही होगी। अब वही मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी पॉइंट पे से चले जाइए, दूरी तो सेम ही है। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको अमेरिका घूमते हुए जाना है, एशिया घूमते हुए जाना है, ठीक है, अफ्रीका घूमते हुए जाना है, ये आपकी मर्जी है, ये आपको चूज करना है। और मुझे कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से होते हुए जाओगे, आप एशिया से जाना पसंद करोगे, आप अफ्रीका से, आप कहाँ से जाना पसंद करोगे, मुझे जरूर बताना कमेंट में, ठीक है। इन रेखाओं को देशांतर या यामोत्तर या फिर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब आप इस वर्ड पे ध्यान दे रहे होंगे, देशांतरीय, ठीक है। तो हमने इनको क्या बोला था भाई, देशांतर रेखाएं बोला था, ठीक है। इन रेखाओं को हमने क्या बोला था, अक्षांश रेखाएं बोला था, और इन रेखाओं को हमने बोला था देशांतर रेखाएं हैं। वही चीज है कि हम इनको देशांतरीय यामोत्तर कहेंगे या फिर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहेंगे, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये अर्धवृत्त होते हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं, मैंने आपको बताया था। अक्षांश रेखाएं पूरा वृत्त बनाती हैं और जो देशांतर हैं वो अर्धवृत्त ही बना पाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में ये केवल अर्धवृत्त ही बनाते हैं। बात आ गई समझ में यहाँ तक, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ओके, आगे आ जाइए। ये देखिए आगे क्या है, आप विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये बोल रहे हैं कि आप विज्ञान में सीखेंगे। लेकिन इनको बताओ कि हमने यही सीख लिया है कि पृथ्वी किस तरीके से अपनी धुरी पर घूमती है, हमने यही सीख लिया ना, विज्ञान में क्यों सीखेंगे भाई, मैम है समझाने के लिए तो यही समझेंगे, ठीक है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखना है। अब हमें क्या करना है, एक टेबल लैंप लेना है, उसे अपने ग्लोब से हमें क्या करना है, थोड़ा सा दूर रखना है। और कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है और ये है टेबल लैंप, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये क्या है भाई, ये है टेबल लैंप, ठीक है। ये है ग्लोब और ये है टेबल लैंप, इसको हमने थोड़ा सा दूर रखा आपस में, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल है और अन्य स्थानों पर मध्याह्न है, ठीक है। और जबकि शाम को, मतलब कहीं पर शाम हो रही है, कहीं पर रात हो रही है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है तो अन्य देश में दोपहर के भोजन का समय होता है, ठीक है। और किसी तीसरे देश में लोग जो हैं वो रात में भोजन कर रहे होते हैं या फिर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इसी कारण एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। आइए देखें ये कैसे होता है। अब इन्होंने जो बात बोली है ना इस पैराग्राफ में, वो क्या है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और इसे हम मान लेते हैं सूरज। अब ये सूरज है ना, अब देखिए पृथ्वी का कौन सा हिस्सा सूरज की तरफ है, ये वाला पार्ट जो है वो पृथ्वी का सूरज की तरफ है। तो पृथ्वी के इस वाले पार्ट पर ना, इस वाले पार्ट पर क्या होगा, उजाला, मतलब कि यहाँ पर दिन होगा, ठीक है। और पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के पीछे की तरफ है, जहां पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं रही है पिछले पार्ट पर, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर होगा अंधेरा, ठीक है, यहाँ पर रात होगी। अब देखिए जहां पर सूर्य की रोशनी एकदम बीचों बीच में पहुंच रही है वहां तो दोपहर हो जाएगी, लेकिन जहां कहीं आस पास कम पहुंच रही है तो वहां पर ये कि कहीं कहीं पे तो सुबह के टाइम होगा, कहीं पे 10-11 बज रहे होंगे, कहीं पे शाम के 3-4 बज रहे होंगे, लेकिन इन स्थानों पर अंधेरा होगा। तो ये वाली बात है, और ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है ना, इस वजह से ये होता है कि पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने आता जाता है वहां तो दिन होता जाता है, और जो हिस्सा सूरज के पीछे चला जाता है वहां पर क्या हो जाती है, वहां पर रात होती जाती है। ये इसकी घूर्णन गति का प्रभाव है। दिन और रात का बनना किसका प्रभाव है, पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है, ठीक है। ये बात आ गई आपको समझ में कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है भैया। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी की माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यामोत्तर से दूरी की माप है। ब्ला 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 ब्ला, कुछ समझ में ही नहीं आया, समझाते हैं। देखिए ये क्या बोल रहे, मैं यहाँ पर आपको बना के समझा देती हूँ। ये है हमारा ग्लोब, ठीक है। अरे ये ग्लोब ऐसा कैसे हो गया, इस ग्लोब को तो लकवा आ गया, लकवा नहीं नहीं, गोल बनाते हैं, अभी रुक जाओ, सबर रखो सबर, ठीक है। ये बन गया हमारा ग्लोब, ठीक है। ये है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब ये बोल रहे हैं कि जब हम किसी ध्रुव की ओर यात्रा करते हैं ना, इस तरीके से जब हम ऊपर जाएंगे तो ये जो अक्षांश है ना, ये भूमध्य रेखा से दूरी के माप होते हैं, ठीक है। ये जो 0 डिग्री है ये कौन सा है, ये है भूमध्य रेखा, ठीक है। तो जो अक्षांश होते हैं वो भूमध्य रेखा से दूरी के ही तो माप होते हैं भाई। किसी दूरी इनकी जो होती है वो सेम होती है, लेकिन जो इनकी जो लंबाई होती है वो बराबर नहीं होती, क्योंकि जो सबसे बड़ा वृत्त होता है वो तो विषुवत वृत्त होता है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये वृत्त छोटे होते जाते हैं और सबसे छोटा वृत्त जो
90 डिग्री पर होता है वो होता है, ठीक है। लेकिन ये जो अक्षांश है ये क्या कहलाते हैं, भूमध्य रेखा से दूरी की माप, ये तो अक्षांश कहलाएंगे। ऐसा ही देशांतर क्या कहलाएंगे, जो 0 डिग्री से दूरी की माप है, ठीक है। बात आगे समझ में, यही लाइन इन्होंने बोली है कि अक्षांश तो क्या है, भूमध्य रेखा से दूरी की माप है, और देशांतर क्या है, ये देशांतर है 0 डिग्री रेखा से दूरी की माप, ठीक है। यही बात इन्होंने बोली है, ठीक है। थोड़ा सा आप इधर आइए बस, ठीक है। तो यही लाइन जो है वो इन्होंने बोली है कि अक्षांश जो है ना वो तो भूमध्य रेखा से दूरी की माप है। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, भाई भूमध्य रेखा से दूरी की एक माप है। उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं, भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करने का मतलब क्या है, ये भूमध्य रेखा है, इसके साथ साथ मुझे यात्रा करनी है। अब अगर मैं ऐसे जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं देशांतर पर यात्रा कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं ऐसे जा रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं अक्षांशों पर यात्रा कर रही हूँ। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर यही है कि अगर आप भूमध्य रेखा के साथ यात्रा करते हैं तो जो देशांतर है वो प्रमुख यामोत्तर से दूरी की माप है। जैसे कि ये प्रमुख यामोत्तर है, ठीक है। तो प्रमुख यामोत्तर से दूरी की माप क्या हो जाएंगे, सारे के सारे देशांतर हो जाएंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होनी चाहिए। अगर भैया नहीं आई है तो बता देना, दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। अब देखिए देशांतर को भी किसमें मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। मैंने आपको बताया था अक्षांश जो होते हैं वो 0 डिग्री के बाद स्टार्ट हो जाते हैं और 90 डिग्री तक जाते हैं। ऐसे ही जो देशांतर होते हैं इनकी भी माप जो है वो डिग्री में चलती है, और इनकी माप चलती है 180 डिग्री, है ना। पूर्व 180 डिग्री पूर्व दिशा में और 180 डिग्री पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो टोटल 360 जो होते हैं ना, 360 आपके देशांतर होते हैं। 180 डिग्री तो पूर्व दिशा में होते हैं और 180 डिग्री ही ये कहाँ पर होते हैं, पश्चिम दिशा में होते हैं, ठीक है। देखिए पश्चिम हो या पूरब हो, इसका मान होता है 0 से 180 डिग्री, ठीक है। इसका मान कितना होता है, हमने 0 से 180 डिग्री दोनों दिशाओं में जाना है। 0 से स्टार्ट करेंगे, 180 डिग्री पूरब में जाएंगे, 180 डिग्री हम जाएंगे पश्चिम में, ठीक है। इसमें हम पश्चिम के लिए प और पूरब के लिए पू वर्णों को हम जोड़ देते हैं। उदाहरणतः पूर्णांकों का उपयोग करते हुए देखिए न्यूयॉर्क का देशांतर कितना है, 74 डिग्री। अब ये जो पै है ना, पै का मतलब पश्चिम, ठीक है। मतलब जो न्यूयॉर्क है वो पश्चिम दिशा में स्थित है। अब हमने जब ऐसे रखा ग्लोब को तो हम पश्चिम दिशा में देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे 74 डिग्री कहाँ है, क्योंकि न्यूयॉर्क की स्थिति है 74 डिग्री पश्चिम दिशा, ठीक है। तो न्यूयॉर्क की स्थिति हो गई 74 डिग्री पश्चिम। अगर हमें दिल्ली देखना है तो हमें दिल्ली के लिए होता है पूर्व, ठीक है। तो दिल्ली किधर मिलेगा, पूर्व दिशा में मिलेगा। अब हम दिल्ली में देखेंगे 77 डिग्री कहाँ है, तो 77 डिग्री देखेंगे हम पूर्व दिशा में, ठीक है। तो दोनों ही जरूरी हैं। डिग्री का भी हमें पता होना चाहिए किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए कि वो कौन सी डिग्री पर स्थित है, और हमें दिशा का भी पता होना चाहिए। अब आप सोचो भाई मेरे को दिल्ली ढूंढना है, अब आप दिल्ली इधर ढूंढ रहे हो 70 डिग्री 77 डिग्री आप ढूंढ रहे हो, लेकिन भाई पूर्व दिशा में जाना है, पश्चिम दिशा में 77 डिग्री नहीं ढूंढना है, पूर्व दिशा में ढूंढना है। बात आगे समझ में। और टोक्यो जो है वो 140 पूर्व में है, इसी तरीके से बात आगे समझ में। चलो भैया आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए वही बात लिखी है जो मैंने आपको बताया था, इसमें सारी बातें वही लिखी है एक्चुअली। यार मैं भी तो वही बताऊंगी ना जो इसमें लिखा है, ठीक है। फालतू की बातें क्यों बताऊंगी मैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देशांतर के यामोत्तर को ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 डिग्री जो पश्चिम होता है और 180 डिग्री जो पूर्व होता है वो एक ही देशांतर है। इसलिए इस देशांतर को पश्चिम या पूर्व नहीं लिख करके केवल 180 डिग्री लिखते हैं। मैंने आपको बताया था जब हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की दिशा में जाते हैं 180 डिग्री तक और पश्चिम की दिशा में जाते हैं 180 डिग्री तक, तो ये जो 180 है ना पीछे वो एक ही लाइन है, उस पर हम पूर्व या पश्चिम नहीं लिखेंगे, वो केवल 180 डिग्री होगा, ठीक है। आगे बात यहाँ तक समझ में। अब देखिए अक्षांश और देशांतर मिलकर के एक स्थान के दो निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम है। अब हमें पता लगाना है तो हमें क्या होना चाहिए भाई, हमें अक्षांश का ज्ञान होना चाहिए, हमें देशांतर का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी स्थान की अगर स्थिति को पता लगाना चाहते हैं उसमें निर्देशांक जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें आपका एक एग्जाम्पल भी था कि तू 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर आ जाना, ठीक है। यही बोला था कि 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर आ जाना, ठीक है। तो ये निर्देशांक हो गया था ना, आपको पता चल गया था। उसी तरीके से अक्षांश और देशांतर होते हैं, ये भी तो निर्देशांक ही होते हैं, ठीक है। दिशा आपको बता रहे हैं, ठीक है, डिग्री आपको बता रहे हैं, तो उस हिसाब से आप जो है वो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता लगा सकते हैं। इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर जो होते हैं ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्थान की स्थिति को पता लगाने के लिए। बात आ गई समझ में। तो इस प्रकार जब ये कहा जाता है कि दिल्ली
29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। अब आप देखिए दिल्ली की स्थिति क्या है। भाई दिल्ली की स्थिति उन्होंने एग्जैक्ट बता दी, मतलब आपको अक्षांश भी बता दिया। ठीक है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा बनाकर। अब अगर हमें दिल्ली की स्थिति पता लगानी है ना, ठीक है, हमने मान लिया कि दिल्ली यहाँ पर है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्थान पर अक्षांश की डिग्री कितनी है और देशांतर की डिग्री कितनी है, तभी तो हम पता लगा पाएंगे। अब भाई अगर आपका दोस्त ये बोलता कि तू 5वीं पंक्ति में आ जाइयो, भाई 5वीं पंक्ति की एक दुकान है वहां पर आ जाइयो, तो आपको पता ही नहीं चलता ना। 5वीं पंक्ति में तो आप पहुंच जाते मार्केट में जाके, लेकिन उसने दुकान की भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी ना कि 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पे आना है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही दिल्ली की लोकेशन पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, अक्षांश का भी पता होना चाहिए और देशांतर का भी। ये जो दोनों लाइन है ना, इन दोनों लाइनों का पता होना चाहिए। भाई अक्षांश की वैल्यू कितनी है और देशांतर की वैल्यू कितनी है, ये दोनों लाइन पता होनी चाहिए। तो देखो अक्षांश की जो वैल्यू है वो है 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है। ये होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव, ये होता है हमारा उत्तरी ध्रुव। अब हमें इतना तो पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत है भाई ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर उत्तरी अक्षांश ही आएगा। अगर कोई जगह यहाँ पर स्थित है तो उसके लिए हम दक्षिणी अक्षांश यूज करेंगे, लेकिन ये दिल्ली की स्थिति बता रहा है तो हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। ठीक है, अब उत्तरी अक्षांश में जो हमारी दिल्ली है वो यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर अक्षांश की वैल्यू कितनी है, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये तो हो गई हमारी अक्षांश की वैल्यू। ठीक है भाई, अब हमने देखना है देशांतर। अब ये वाली जो लाइन है ना देशांतर, इसकी वैल्यू है 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो यहाँ पर ये है 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। बात आगे समझ में। अब हम पश्चिम में नहीं ढूंढेंगे भाई, उसने साफ साफ मुझे बता दिया, जैसे मेरे दोस्त ने मुझे बताया था ना कि 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पे आना है, उसी तरीके से 77 डिग्री पूर्व और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जहां पर भी ये दोनों पॉइंट मिलेंगे वही दिल्ली है। बात आगे समझ में आपको, आगे बात समझ में यही है। ठीक है, यद्यपि ये डिग्री अनुमानिक रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं है। ठीक है, प्रश्न 14 पर चित्र 1.3 में नीली रेखाएं जो हैं वो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के यामोत्तर को दर्शाती हैं। ये सभी रेखाएं मिलकर के ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ग्लोब देखा था वही था कि उसमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं मिलकर के कैसे एक ग्रिड बनाती हैं। ठीक है, एक जाल बना लेती हैं रेखाओं का। बात आ गई यहाँ तक समझ में। ठीक है, ये बात आ गई ना आपको समझ में अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं। बड़ा आज का जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा आपको मुझे लग रहा है कि थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा। एक्चुअल में क्या है कि थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन कोई ना, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब तो होने ही वाला है चैप्टर, एक टॉपिक और बचा है बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो आपको बताया था ना, ये थी हमारी ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा, और ये है हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 डिग्री अक्षांश है। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब, काट दिया है, चाकू लिया और काट दिया। मतलब कि अगर मैं यहाँ से पृथ्वी के 2 टुकड़े करूं, 0 डिग्री देशांतर से पृथ्वी के 2 टुकड़े कर दूं, ये है मेरी 0 डिग्री देशांतर। अगर मैं इस बॉल को ऐसे काट दूं ना, तो इसके 2 पार्ट बन जाएंगे। एक तो हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध और एक हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो जो देशांतर रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। बात आ गई समझ में। यहाँ पे देखिए, ये पश्चिमी गोलार्ध है आपका ये वाला, और ये है आपका पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, इसी तरीके से जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, अगर मैं यहाँ से बॉल को काटूं, ठीक है, तो एक पार्ट तो ये बनेगा और एक पार्ट ये बनेगा। तो पृथ्वी की जो अक्षांश रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, एक होती है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से अक्षांश जो रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा, वो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, और पृथ्वी की जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटती है। बात आ गई यहाँ तक समझ में। यही है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। यही है, यही है, यही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। वास्तव में दिख रहा है क्या, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। देखिए, वास्तव में जो ग्रीनविच यामोत्तर है ना, वो पहली ज्ञात प्रमुख यामोत्तर नहीं है। मतलब कि जो अभी हमने ये जो 0 डिग्री यामोत्तर जो हमने मानी है ना,
ये एक्चुअल में अभी नहीं है, ये तो बहुत सालों के बाद जाके डिसाइड हुई है। इससे पहले भी काफी सारी लाइनें थी। अतीत में अन्य प्रकार के यामोत्तर भी थे। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामोत्तर भी थी। अभी देखिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, जो 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर है, ये तो क्या अभी अंतरराष्ट्रीय हो चुकी कि सभी देश मानते हैं। लेकिन पहले क्या था, प्राचीन समय में भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामोत्तर थी, जिसे हम क्या कहते थे, मध्य रेखा कहते थे। और ये कहाँ पर थी, ये थी उज्जैनी। वर्तमान जो उज्जैन शहर है ना, उसके मध्य से होकर के ये गुजरती थी। तो इसको हम क्या कहते थे, उज्जैनी रेखा कह सकते थे, क्योंकि भाई जो रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजर रही है उसको हम ग्रीनविच रेखा कह रहे हैं, तो उज्जैन से गुजरने वाले को हम उज्जैनी रेखा भी कह सकते हैं। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र बना रहा। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद बरहामीर भी यहाँ रहे और अपना कार्य किया। तो देखिए ये वाले जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट कहाँ काम आते हैं, जैसे यूपीएससी जैसे जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो एनसीईआरटी है, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी करें तो ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है उन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बाकी जो 6 क्लास की क्यूटी पाइज हैं उनको तो पता होना चाहिए, ठीक है। भारतीय खगोलविद जो थे शून्य प्रमुख यामोत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे, ठीक है। अब जो भारत के जो खगोलविद थे ना, वो क्या थे, उनको शून्य का भी पता था, उनको प्रमुख यामोत्तर के बारे में भी पता था, उन्हें अक्षांश और देशांतर सभी चीज के बारे में पता था, ठीक है। उज्जैनी यामोत्तर मतलब कि जो उज्जैन से गुजर रही थी, वह सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणनाओं के लिए एक प्रमुख संदर्भ बन गया था, ठीक है। मतलब यह है कि भाई जो रेखा थी उज्जैन से गुजर रही थी उस टाइम पे उसका महत्व जो था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। इस मानचित्र में उज्जैनी यामोत्तर के निकट के कुछ प्राचीन शहरों को दर्शाया गया है। कुछ शहर इसके अत्यधिक निकट हैं, जबकि कुछ अन्य जो हैं वो दूरी पर हैं। ऐसा इसलिए है कि देशांतर को मापने के लिए सही सही समय रखना आवश्यक है, और यह वर्तमान की तुलना में तब उतना सटीक भी नहीं था, ठीक है। तो हम एक बार मानचित्र देख लेते हैं। इसमें क्या है कि मानचित्र पे दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखिए आपको उज्जैन दिख रहा है भाई, उज्जैनी 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 दिख रहा है आपको, और ये रेखा गुजर रही है यहाँ से, ठीक है, उज्जैन से होकर के ये। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये प्राचीन समय में भारत की प्रमुख यामोत्तर रेखा थी, जो कहाँ से होकर के गुजरती थी, उज्जैन से। ये हमें याद रखना है कि भारत की जो प्राचीन जो खुद की जो रेखा थी, ठीक है, वो कहाँ से होकर के गुजरती थी, वो गुजरती थी उज्जैन से। यहाँ पर कुछ पुराने महानगर हैं और कुछ नए हैं। ये मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, ये तो सब अभी नए हैं, जबकि ये जो है मालवंगरा, ठीक है, कुरुक्षेत्र, रोहतक और महिष्मती, माहेश्वर, ये सब जो हैं वो पुराने महानगर हैं। तो ये मानचित्र है, इसमें आपको समझ में आ गया कि उज्जैन से होकर के हमारी प्रमुख यामोत्तर रेखा जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये देखिए यहाँ पे, यह है भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित यह मानचित्र अक्षांश और देशांतरों के यामोत्तर के कुछ समानांतरों के साथ दर्शाया गया है। भारत का जो अक्षांश है ना वो कितना है हमें देखना है, ठीक है। मतलब कि इस पूरी पृथ्वी पर जो हमने ग्लोब के बारे में अभी पढ़ा है, ये जो हमारा ग्लोब था इसमें हमने पढ़ा है, तो अब हमें इसमें क्या है भाई, भारत की स्थिति देखनी है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और यहाँ पे कोई भारत की स्थिति है, ठीक है। तो अब हमें देखनी है भारत की स्थिति कहाँ कहाँ पर है, तो आपको इस मानचित्र में दिख रहा होगा। देखिए भारत का जो अक्षांश है ना, वो लगभग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है, ठीक है। मतलब कि हम क्या मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर तो है 0 डिग्री, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, जब 8 पे पहुंचेंगे ना 8 डिग्री, मतलब कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। जब हम 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जाएंगे और हम ऊपर चलते जाएंगे तो भारत है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, और ये है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। बात आ गई समझ में, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो है वो भारत फैला हुआ है। कितना, 8 से लेकर के 37, ये तो अक्षांश की बात हुई, ठीक है। अब हम देशांतर की बात करेंगे, तो देशांतर में है 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं देशांतर की, तो ये और ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट है 68 डिग्री पूर्व, ठीक है, 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व, ठीक है। तो बात आ गई समझ में भाई, भारत का जो अक्षांश है, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमको याद रखने हैं। अक्षांश के लिए हमको नीचे और ऊपर वाला पार्ट देखना है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण वाला पार्ट देखना है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है वो स्थित है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, और भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो स्थित है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब आप यहाँ पर एक बात याद रखना भाई, उत्तरी अक्षांश में स्थित है भारत, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश ही आएगा, ठीक है। और भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि आप ये देखिए पृथ्वी के 4 हिस्से अगर मैं करूं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ये आपका कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। एक बार इसको क्लीन करके मैं एक बार आपको बता देती हूँ,
अच्छे से, जब ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अक्षांश जो है ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, ये वाला। अब लेकिन यहाँ पर मैं अगर आपको करती हूँ तो ये वाला जो है, ये वाला पूरा ये हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, और ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। अब भारत की स्थिति है ना बच्चों यहाँ पर है, आपको याद रखना है भारत की स्थिति यहाँ पर है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत का जो भी हमको वो लेना है ना, यहाँ पर अक्षांश और देशांतर लेना है ना, तो अक्षांश तो आएगा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, और देशांतर आएगा पूर्वी गोलार्ध में। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन आ जाए और एमसीक्यू आ जाए इस तरीके से कि भारत की स्थिति 8 डिग्री दक्षिण से 37 डिग्री दक्षिण, भाई दक्षिण कैसे, दक्षिण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये चीज क्लियर है कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध के अलावा भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। बात आ गई समझ में। तो हमारे अक्षांश जो है वो 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर में है, ठीक है, और हमारा जो देशांतर है वो 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक फैला हुआ है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम, ये देखिए, ये पूरी हमारे भारत की जो है वो क्या है, स्थिति है, ठीक है। अब देखिए तो जो स्थिति बताई थी वो बताई थी भाई 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो भारत की स्थिति है ना, ये है 8 डिग्री, ठीक है, और एकदम ऊपर वाला जो पॉइंट है वो कितना हमारा हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया हमारा 37, ठीक है, कितना हो गया 37, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देशांतर की बात करें तो सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो इस पर अगर हम जाते हैं तो ये कितना है 68 डिग्री पूरब, ठीक है, और एकदम सबसे पूर्वी पॉइंट अगर हम देखेंगे ये वाला, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 97 डिग्री पूरब। बात आ गई समझ में भाई। यहाँ तक अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो है निर्धारित करते हैं स्थिति, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं एक बार, और अब हम समझेंगे टाइम जोन को समझना, ठीक है। अब हम क्या समझने वाले हैं, टाइम जोन को। तो ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको क्या है भाई मजा आ जाएगा। तो बच्चों अब जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम टाइम जोन को समझेंगे। अभी आज थोड़ी जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं है,